सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट को, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान को। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजिशन ले चुके होंगे। जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए। जो बच्चे बैठे नहीं हैं जल्दी से बैठ जाइए, और जो बैठ चुके हैं ऑलरेडी अपनी कॉपी पेन निकाल करके स्टार्ट करते हैं क्लास को। रेडी हो जाइए बिल्कुल। सो क्लास को हम कर रहे हैं स्टार्ट, और प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हमने करी हैं उनके बेस पर ही कुछ नई बातों को आज की क्लास में दिखते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग घर में जो है प्रॉपर रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप लोग अपना अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बना कर रखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो बातें हम करने वाले हैं वो रहने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट। कैसे रहने वाली है बताइए? महत्वपूर्ण। चलिए तो एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज, जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में। और क्वेश्चन भी इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ना? पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ नहीं है तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आपको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, इस पर कोई अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस करवाएंगे। आप बस अपना ध्यान जो है बनाकर रखना सामने। चलो टॉपिक का नाम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर। कॉपी पेन खोल लीजिए, आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जब लिखने को बोला जाए तब लिखिए, जब सुनने को बोला जाए तब सुनिए। ऐसे ही में ही आप सीख पाएंगे कुछ नई नई बातों को। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, हेडिंग डालिए आज के टॉपिक की। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, XYZ। व्हीटस्टोन सेतु। चलिए अब 2 मिनट बात को सुनेंगे, सारी चीजें लिखवाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपको पता है इस क्लास में आपको कुछ भी चीज से छोड़ा नहीं जाता। कॉपी बंद करके 2 मिनट सुने बात को, आपको मजा आ जाएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, खुद से लिख सकते हैं। फिर व्हीटस्टोन सेतु में आपको करना क्या है, जब लिखने को मैं लिखवा दूंगा सारी चीजें, आपको बिल्कुल टेंशन, जो भी चीज होगी मैं लिखवा दूंगा, बस पहले ध्यान से सुनो। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध। ये कितने प्रतिरोध हैं? 1। अब कितने हुए? 2। अब कितने हुए? 3। अब कितने हुए? 4। और अब कितने हो गए? 5। पहली बात क्या ध्यान रखिए, कितने प्रतिरोध लेने भाई? 5 प्रतिरोध लेने हैं, ठीक है। अब लेकर के इनको थोड़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से अरेंज कर रहा हूं, देखो कैसे अरेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इनको अरेंज कुछ इस तरीके से करना है। इस तरीके से इनको घुमा घुमा करके और अरेंज कर दिया। 2 काम हो गए, 2 काम हो गए अपने। अच्छा ये बीच वाला जो है आपको कैसे अरेंज करना है, इसको भी दिखा लेते हैं। देखो इसको आपको ऐसे लगाना है। चलिए 2 चीजें अब तक जो मेरी समझ में आई हैं, जो आपकी समझ में आई है मेरे हिसाब से, वो ये है कि हमने 5 प्रतिरोधक लिए और उनको ऐसे जोड़ दिया भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लगानी है बैटरी। परिपथ पूरा करा, यहां पर बैटरी लगाया, ठीक है, एक स्विच लगाया और इसको जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे, ये क्या कर दिया भाई? स्विच ऑन कर दिया। इसका मतलब क्या है? स्विच ऑन। ये क्या है? स्विच ऑफ है। ये क्या है? स्विच ऑन है। इस बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है।
जैसे ही परिपथ में विद्युत, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे परिपथ से होकर के एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है I। यहाँ से दो रास्तों में बढ़ जाएगी I1 I2। यहाँ से फिर ये अगेन दो रास्तों में बढ़ जाएगी I1 धारा, एक इस रास्ते में अलग, इस रास्ते में अलग। ये I2 धारा भी यहाँ से दो रास्तों में बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये व्हीटस्टोन सेतु है, पर हमें ये सारी बातें यूज नहीं करनी। हमें एक स्पेसिफिक केस यूज करना है, एक विशेष अवस्था यूज करनी है, जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो जरा समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था किसे कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था वो कहलाती है जब यहां से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो, यहां 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 प्रवाहित हो, वापस यहां, लेकिन इस वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित ना हो। फिर से बताता हूं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कौन सी कहलाएगी बच्चों? जब विद्युत धारा जो है प्रवाहित तो हो रही है सारी जगह, लेकिन सिर्फ इस बीच वाले परिपथ को छोड़ करके। इस स्थिति को हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात कितने बच्चों को समझ में आई है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। कुछ ही बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, ठीक है? हाथ नीचे करो, एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है? गुड गुड। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। देखो समझ के जाना, सीख के जाना। अभी लिखवा कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप समझ सीख लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से लिख लेंगे। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कौन सी कहेंगे? जब यहां से आपने स्विच ऑन करा, धारा प्रवाहित हुई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहां बीच में कोई धारा गई ही नहीं। इस स्थिति को कहेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में। अगर मैं इसे नाम दूं, अगर बच्चों मैं इसे नाम दूं, इसे मैं बता देता हूं कि ये A B C D है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कौन सी है? जब CD भुजा से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो। जब CD भुजा से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो। क्या बात को समझ रहे हैं? अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस बात को ध्यान से सुनना। अगर ऐसा होगा तो ही हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करेंगे अपने क्वेश्चन में। अगर ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो सिंपली उन्होंने एक बात कही, इससे अगर इतना आपको कर लेंगे, इससे आगे की बात उन्होंने सिंपली ये कही कि इन चारों का प्रतिरोध देख लो। सपोज इस वाले का प्रतिरोध P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है। तो व्हीटस्टोन ने एक बात बोली, अगर इतनी बात सही हुई, इतनी बात आपने पता लगा ली, तो P बटे Q बराबर R बटे S होगा। P बटे Q बराबर R बटे S होगा। समझ में आ गया? एक बार शॉर्ट में जल्दी से बता रहा हूं, फिर लिखेंगे हम इस बात को। व्हीटस्टोन ने क्या करा? एक ऐसा सर्किट बनाया 5 प्रतिरोध लेकर के। 5 प्रतिरोध लेकर के उन्होंने एक ऐसा समायोजन किया, ऐसा समायोजन किया कि ये सीडी भुजा से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो ये बात सही होती है कि जो इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर ये प्रतिरोध 4 है, ये प्रतिरोध 2 ओम है, तो ये प्रतिरोध ऐसे कुछ ऐसे हो सकता है 6 ओम और 3 ओम हो सकता है। तो अनुपात देखो, 4 बटे 2 कितना आएगा? 2। 6 बटे 3 कितना आएगा? 2। ये बात जो है व्हीटस्टोन ने समझाने की कोशिश करी। समझ में आ गया? समझ में आया है तो हाथ खड़े करो, फिर मैं लिखवा रहा हूं। समझ में आ गया तो हाथ खड़े करो, फिर मैं लिखवा रहा हूं। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, हाथ नीचे। अब पहले ये डायग्राम बना लो जल्दी से, पहले ब्रिज का डायग्राम बना लो, फिर मैं इसमें लिखवाता हूं। जल्दी से डायग्राम बना लेंगे ब्रिज का। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यहां तक कि कंपटीशन के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो जिसको जितना चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है? एग्जाम के लिए चाहिए तो एग्जाम के क्वेश्चंस, बाकी कंपटीशन के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। और आसान से आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको, खुद से आप कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, बना लिया होगा डायग्राम सबने, अरेंज कर लिया होगा। 5 प्रतिरोधक लगाने हैं, एक समांतर चतुर्भुज के हिसाब से आप इनको लगा लीजिए, और एक जो उसका विकर्ण है वो भी बना लीजिए। इतना काम हो गया। चलिए, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखो भाई, स्टेटमेंट लिखते हैं। यदि
5 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुसार समायोजित करें, जबकि एक प्रतिरोध इसके विकर्ण में लगा हो। तो इसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। हमको क्या बात करनी है? संतुलन की अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में यदि बीच वाली भुजा, मैं जनरल लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है? सीडी भुजा भी लिख सकते हैं, एज इट इज, जैसा आपको लिखना चाहिए। देखो 12th में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस बात को समझना है। यदि बीच वाली भुजा, बीच वाली मतलब जो विकर्ण भुजा है, से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो तो P/Q बराबर R/S होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है। अब इन वर्ड्स जो है, बुकिश लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें किताब से लिख लें, बाकी जो है इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम से कम शब्दों में। बात समझ में आ गई? अब कुछ क्वेश्चन करें, इसके कुछ क्वेश्चन करें। इसके कुछ क्वेश्चन करें, बताओ। लिख लिया सबने? चलो कुछ सवाल करते हैं। कब लगाना है व्हीटस्टोन सेतु को? कब लगाना है? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। कब लगाना है? जब आपके पास ऐसा परिपथ मिले जो कि आपने कई कोशिश कर दी। जब आपको जो है ऐसे मिलता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, शायद आप भूल चुके होंगे, 10th में हम पढ़ते थे, ऐसे ऐसे करके हमको सर्किट बना करके दे देते थे जिसमें काफी सारे प्रतिरोध लगे होते थे, है ना? तो आप क्या करते थे? पहले चेक करते थे समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम। अब 10th में आप ये काम करते थे। अब आप आगे आए तो अभी आप क्या करते हैं? किरचॉफ के नियम लगाते हैं। ठीक है, आपने सब कुछ कर दिया, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो व्हीटस्टोन सेतु पे आ जाओ। अगर पीछे सॉल्व हो गया तो ठीक, अगर आपने सब कुछ कर लिया, सारे काम कर लिए, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप आ जाओ व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु लगाकर देखना एक बार, क्या पता वो क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहा हो। डेफिनेटली, मतलब बहुत सारे केसेस में ये होता है, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको व्हीटस्टोन सेतु दे देता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से। क्वेश्चन उतारिए, सबके सब नोट डाउन कीजिए। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, फिर खुद से करेंगे, सीखेंगे, फिर आपको मजा आएगा। चलो क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सर्किट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन का जो मतलब रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि आप इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताइए। ठीक है, आप इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताइए। अब आपने क्या करा, आपको क्वेश्चन में मिला, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला कि ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करने। अब आपने सीखा है तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। ये तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होंगे, ये तो समांतर क्रम में लगे होंगे। आपने सब कुछ लगा लिया, आंसर नहीं निकल रहा। फिर आपने क्या करा, किरचॉफ नियम लगाया, आंसर नहीं निकला।
अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, आपको याद आएगा कि सर ने बोला था कि आपको व्हीटस्टोन सेतु एक बार चेक कर लेना है। क्या ये व्हीटस्टोन सेतु के समान मुझे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आपको लग रहा होगा व्हीटस्टोन सेतु ये नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इन तारों को ऐसे लगाऊं, ये क्या तारे ही तो हैं, तो मैं इनको ऐसे एडजस्ट करूं तो ये क्या व्हीटस्टोन सेतु नहीं है क्या? ये देखो व्हीटस्टोन सेतु है, समझ रहे हो ना बात को, ये व्हीटस्टोन सेतु है इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज वैसा चित्र बना करके दे देगा, आपको उनको खुद से एडजस्ट भी करना है, मतलब दिमाग में एडजस्ट करना है। अगर दिमाग में आपको ये बात आ गई तो ठीक है, ऐसे घुमाने फिराने की जरूरत फिर नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्या है भाई, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन सेतु है। दिख गया? दिख गया, सर ने देख लिया। अब क्या चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु की कौन सी अवस्था थी जब बीच वाली भुजा में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो व्हीटस्टोन सेतु की खास बात यह है कि दोनों तरफ से लग जाता है, उल्टा उल्टा। मैंने क्या कहा था, यदि बीच वाली धारा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होता है। ये उल्टा भी सही है, मतलब अगर मैं कहूं अगर हमारे पास P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। समझ में आई बात? इस सिद्धांत को हम दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये बोला जाए कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होगा, सही बात है। अगर ऐसा बोला P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो ये बात भी सही है। इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो 2/1 और 4/2 निकाल के देखिए। सपोज R1 मैंने ले रखा है 2 ओम, सपोज मैंने यहां पर ले रखा है P बराबर 2 ओम, Q बराबर 1 ओम, ठीक है, R बराबर 4 ओम और S बराबर 2 ओम। तो P अपॉन Q देखता हूं, P अपॉन Q कितना आएगा, 2/1 मतलब 2 आया। R अपॉन S देखता हूं कितना आएगा, R अपॉन S आएगा 4/2 मतलब 2 ओम। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ सिंस P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हमारा आ चुका है, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, इसके बाद आगे स्किप करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होगा, 3 ओम के प्रतिरोधक, क्या होता था व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से कि जो बीच की भुजा में जो प्रतिरोध लगा होता था इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब कि बीच 3 ओम के प्रतिरोधक से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, अतः इसे परिपथ से हटाया जा सकता है। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, जब कोई विद्युत धारा ले ही नहीं रहा है, तो इसे परिपथ में लगाने का क्या फायदा। तो इसको यहां से हटा दिया, मैं आपको दिखाने के लिए हटा रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, अब इस परिपथ का तो निकाल सकते हैं ना, इस परिपथ का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो दोनों का श्रेणी क्रम निकाल दो और फिर समांतर क्रम निकाल दो। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। इतना समझ में आ गया, इतना नोट डाउन करो, इतना जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे, इतना जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करें, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करें, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है वो अब ऐसे ट्रांसलेट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से आपने ये बीच वाला प्रतिरोध हटा हुआ मान लिया, मतलब क्योंकि उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब आप क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आप लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोधक कैसे हैं भाई, श्रेणी क्रम में हैं। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 ओम, मतलब कितना आ जाएगा, अगर इनके बीच तुल्य प्रतिरोध में R1 मान लेता हूं तो 6 ओम आएगा। मतलब कि इन दोनों को हटा करके 2 ओम और 4 ओम जो है, इन दोनों को हटा करके मैं यहाँ पर 6 ओम का एक लगा सकता हूँ, बात एक ही रहेगी। दूसरा नीचे वाले देखते हैं। अब नीचे वाले प्रतिरोधक देखते हैं, 1 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधक
श्रेणी क्रम में है यदि, है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो हमें आता है, श्रेणी क्रम में है, अतः यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2, मतलब कि कितना आ जाएगा, 3 ओम। मतलब इनको हटा करके मैं क्या लगा सकता हूं, यहाँ पर एक 3 ओम का प्रतिरोधक लगा सकता हूं। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, फाइनली 6 ओम, यहाँ पर कितना का लगाया, 3 ओम का, 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधक कैसे हैं भाई, समांतर क्रम में है। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम, यदि हमने पढ़ा है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया है, मतलब R इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 2 ओम। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया है R इज इक्वल टू 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब कि जो ये दो A और B बिंदुओं के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा, A और B बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो होगा वो होगा 2 ओम। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो बच्चों ध्यान दे लो, ये क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, वो भी दिखाए जाएंगे आपको। कल या परसों की क्लास में आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आपके सामने लाकर रखूंगा और उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारे पास परिपथ है, सभी प्रतिरोधक जो इसमें लगे हैं ये R ओम प्रतिरोध के हैं। कितने? R ओम प्रतिरोध के। ठीक है, हमें क्या करना है, फिर से वही क्वेश्चन, A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम नहीं लगा पाते। लास्ट में हम लोग चेक करेंगे इससे, किससे, व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करेंगे हम लोग, क्या लग पाता है नहीं लग पाता है। तो दो तरीके आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला तरीका तो जो है इमेजिनेशन का है। तो इमेजिनेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों प्रतिरोध जो है एक ही साथ तो लगे हुए हैं, देखो ध्यान से, ये दोनों प्रतिरोध एक ही वायर पे तो लगे हुए हैं, है ना, और उस वायर में बीच में से पॉइंट भी निकाला हुआ है। मतलब क्या मैं इन दोनों प्रतिरोध को ऐसे नहीं बना सकता हूं, एक ही वायर पर लगे हुए हैं ऐसे, है ना, ऐसे बना सकता हूं, एक ही वायर पर लगे हुए, और बीच में से ये वाले के और ये वाले के देखो बीच में से बी निकला हुआ है, तो बी निकाल देते हैं। तो जहां से बी निकाला वहां से मैं इस वायर, देखो वायर तो है ये, थोड़ा सा सोचना, यहां पर मैं सोचने वाली अप्रोच आपकी यूज कर रहा हूं, तो है तो वायर ही, ठीक है। तो बी यहां से निकाल दिया। ऐसे ही आप देखो ये वाले और ये वाले प्रतिरोध दोनों साथ में तो जुड़े हुए हैं, बीच में से ए निकला हुआ है बस, तो इसको मैं ऐसे ही जोड़ देता हूं। और बीच में से ए निकाल दिया। अब क्योंकि इस वाले का जो सिरा है और इस वाले का जो सिरा है वो साथ में, तो मैंने दोनों के सिरे को साथ में रखा हुआ है। अब दोनों के जो बॉटम है उनके बीच में एक और प्रतिरोधक लगा हुआ है आर, ए एंड बी, बीच में एक प्रतिरोधक लगा हुआ है आर। क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है? क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है? है। माना आप ये बात नहीं समझ पा रहे, माना कि आप लोग ये तार को घुमाने का खेल नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को एक दूसरा तरीका बताता हूं, एक दूसरा तरीका बताता हूं जिससे भी यही सर्किट बनेगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके को सीखना जरा। दूसरे तरीके में आपको एक काम करना है,
ये ए बिंदु जहां से जहां तक जा रहा है उसको ए नाम दे रहा है, मतलब जिस जिस पॉइंट पर देखो यहां पर भी ए नाम रहेगा, यहां पर भी इसका नाम ए रहेगा, ठीक है। और यहां नहीं रह पाएगा, इसके आगे वाले पे नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आ रहा है? बीच में जहां पर प्रतिरोध आएगा वहां पे वहां से आगे नहीं रह पाएगा। ऐसे ही बी देखो, यहां पर बी रहेगा, इस कॉर्नर को भी बी बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे भी नहीं और यहां भी नहीं, ठीक है। अब बीच वाले को भी हमको नाम देना है, बीच वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको भी हमको क्या करना है, नाम देना है। तो बीच वाला ए के पॉइंट छूट गया, ए के पॉइंट छूट गया, तो इनको एक्स वाई बोल दो। तो ये भी वाई हो जाएगा बेसिकली, ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कोना जो है एक्स और वाई से लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके पास 4 पॉइंट आ गए होंगे, आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट को यहां पर ड्रॉ करना है, ए बी एक्स वाई, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखना, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में एक प्रतिरोध लगा है, ए और एक्स के बीच में एक प्रतिरोध लगा है, ए और एक्स के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ दो। ए और वाई के बीच में एक प्रतिरोध लगा है, तो ए और वाई के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स और वाई के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा, देखो एक्स और वाई के बीच में, तो इसको भी जोड़ दो, ठीक है। फिर एक्स और बी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा है, देखो एक्स और बी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा है, तो इसको भी जोड़ दो। और y और b के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा है, देखो y और b के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा है, इसको भी जोड़ दो। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, पांचों प्रतिरोध लग गए, मतलब कि हमने सर्किट को जो है कन्वर्ट कर दिया। क्या अभी भी ये सेम सर्किट बना है? यस, बिल्कुल सेम सर्किट बना है। अब आगे का काम तो हम कर ही सकते हैं। व्हीट स्टोन सेतु चेक करो, इसे व्हीट स्टोन सेतु है नहीं है, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर आता नहीं है, लगता है देखो आर अपॉन आर बराबर आर अपॉन आर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब कि क्या है भाई, व्हीट स्टोन सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था में है। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है, तो क्या करते हैं, संतुलन की अवस्था में होता है तो बीच वाला प्रतिरोध हटा देते हैं। अब हमारा काम आसान हो जाता है, यहाँ से हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रतिरोधक जो बचते हैं वो आर आर बचते हैं। ये दोनों कैसे हैं भाई, श्रेणी क्रम में हैं। ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आर आर 2 बार श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा भाई, श्रेणी क्रम में कितना आ जाता है, 2R आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2R प्रतिरोध लगा लूंगा और इन दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में 2R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2R लगा दिया जाएगा, ठीक। अब ये दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकाल लीजिए 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, क्योंकि इधर भी आ रहा है इधर भी आ रही है, ये वाला तुल्य प्रतिरोध है, इसको R डैश कह लीजिए या फिर स्मॉल r कह लीजिए, ये हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2R एलसीएम आएगा 1 प्लस 1, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 2R, 2 से 2 कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू R। मतलब कि जो तुल्य प्रतिरोध आया है इस परिपथ का इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है वो आया है R, कैपिटल R। क्या ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं 5 प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित करूं, सारे के सारे 10-10 ओम के हो, तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा वो 10 ओम रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? इसे नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और करके जाते हैं। अगर यहाँ पर सपोज इस प्रकार के प्रतिरोधक लगे होते, तो हमारा जो इक्विवेलेंट ए और एक्स के बीच में 2 ओम लगा होता, ए और वाई के बीच में 4 ओम लगा होता, एक्स और बी के बीच में 4 ओम लगा होता, बी और वाई के बीच में 8 ओम लगा होता, बीच में 12 ओम लगा हुआ, ठीक है। तो तुल्य परिपथ में क्या हो जाता है भाई, ये बीच वाला तो वैसे ही हट जाता है, क्यों? क्योंकि ये 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 और ये 4/8 भी क्या हो जाएगा, 1/2। संतुलन की अवस्था में हमको मिल रहा था, है ना। संतुलन की अवस्था में मिलने के बाद क्या होगा, 2 और 4 जो है श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, 2 और 4 क्या आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 ओम। नीचे के 8 और 4 भी जो है श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 ओम। और 6 ओम और 12 ओम जो है हमारे समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए हम लोग
अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 ओम, 1/r इज इक्वल टू 12, 6 2 12 and 12 1 12, 1/r इज इक्वल टू 3/12, 3 1 3, 3 4 12, r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 ओम। यानी अगर ऐसा केस रहेगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये फिगर अगर आपको याद है, इस फिगर में अगर आपको सेम फिगर बना के दे देता है और सारे प्रतिरोधों के मान सेम रहते हैं, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो वही होगा जितने के आपको प्रतिरोध दे रखे हैं। सपोज सारे प्रतिरोध 10 ओम के होते तो इसका तुल्य आंसर जो आता, आर जो आता, वो भी 10 ओम ही आता। कहने का मतलब ये, नोट डाउन कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वो विशेष रूप से आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से जितना भी कुछ सीखें उसका ज्यादा से ज्यादा भाग आपको बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स हैं उसमें हेल्प करे, ठीक है। तो आप लोग क्लास में आते हैं तो कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ सीखने का, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं एटलीस्ट उनको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज्यादा नहीं करवाता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आप कीजिए, न्यूमेरिकल्स में आपको इधर उधर ध्यान कम लगता है ना, न्यूमेरिकल्स करने में आपको थोड़ा दिमाग को बिजी रखना पड़ता है, तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें सोच करके ही मैं आपको यहाँ पर क्लास में बातें बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात और फिर से कि ये सारी बातें आपके लिए यूजफुल हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर देखेंगे। नेक्स्ट टाइम क्लास में आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।